आया है हमें फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का, हाय रे अकेला छोड़ के जाना और ना आना बचपन का। मेरे फेवरेट सिंगर मुकेश की ये पंक्तियां मुझे आज बहुत याद आ रही हैं। और हम जो पोम आज पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी बचपन की यादें हैं, बचपन की बातें हैं। नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय पुनीत जैन में आपका लैंग्वेज मित्र पुनीत जैन आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आज जो हम कविता आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो पोम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं, वो है तोरू दत्त की अवर कैजुराना ट्री। अब तोरू दत्त के बारे में आपने जाना ही होगा। अच्छा, जो पिछली बार सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे चुके हैं उसमें इंडियन इंग्लिश राइटर में तोरू दत्त को उन्होंने गहनता से अध्ययन किया होगा। काफी कम उम्र में वे इस दुनिया से चली गई थी। एक अच्छी पोएटेस थी। सिर्फ 21 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। और इन 21 सालों में भी उन्होंने जो रचा वो बिल्कुल एटर्नल है, आज भी हम उसको पढ़ रहे हैं। अच्छा, तोरू दत्त के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ तोरू दत्त ने एक कविता लिखी है अवर कैजुराना ट्री, हम आज उसकी बात कर रहे हैं। तोरू दत्त के बारे में जाने तो हमें पता चलेगा कि उन्हें कई भाषाओं की जानकारी थी। छोटी सी उम्र में वो विदेश भी गई। और अरु और अब्जू, जब मैंने सेकंड ग्रेड पढ़ाया था, जिनको उनको पता भी होगा, उनके जो बहन भाई थे, उनकी भी कम आयु में मृत्यु हो गई। और खुद उनकी भी कम आयु में मृत्यु हो गई। जैसे हम जॉन किट्स के बारे में बात करते हैं तो कुछ कुछ उसी तरीके की उनके साथ भी जीवन में घटना हुई। चलिए, तो अब जो उन्होंने ये कविता लिखी है कैजुराना ट्री, वो उनकी बचपन की यादों को ही संभालती है, उनकी बचपन की यादों को ही टटोलती है और उनके बचपन के बारे में ही बताती है। संभवतः कविता 81 82 में पब्लिश हुई, पोस्थुमसली उनकी मृत्यु के उपरांत। और उनका एक पोएट्री कलेक्शन था जिसके अंतर्गत ये कविता प्रस्तुत हुई। और उनके पोएट्री कलेक्शन का नाम था द एंशिएंट बैलेड्स एंड द लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान। उसके अंतर्गत ये कविता थी। अब इस कविता की थीम जो है, जिसमें बात कर रहा हूँ, बचपन से जुड़ी है और एक ट्री की बात कर रहे हैं, और जो इसके टाइटल में भी आ रहा है। सबसे पहले तो अवर आ रहा है, हमारा, मतलब ये एक ऑटोबायोग्राफिकल टाइप की पोएट्री है। और इसमें कैजुराना ट्री के बारे में थोड़ा बताया गया है, उसकी तारीफ की गई है, कुछ कुछ जैसे ओड में की जाती है उस तरीके से की गई है। और वो ट्री उनको इसलिए विशेष प्रिय था क्योंकि उनके कंपेनियन और विशेष तौर पर उनके भाई बहनों के साथ जो उनकी बचपन की यादें थी वो जुड़ी हुई है। तो अब इस कविता की शुरुआत करते हैं। कैजुराना ट्री एक ट्री होता है, आप उसको नेट पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ हमने कुछ इमेजेस यूज की है, पर वो जनरल इमेजेस यूज की है क्योंकि कवि के अंदर खुद में इतनी ताकत होती है उसे शब्दों से हम उसको फील कर सकते हैं। फिर भी कैजुराना ट्री आप तलाशेंगे तो आपको मिल जाएगा। घोड़े की पूंछ टाइप वो थोड़ा दिखाई देता है। कैजुराना ट्री ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा पाया जाता है, आप सर्च कर सकते हैं। चलिए, अब अवर लिखा है, कैजुराना लिखा है, ट्री लिखा है, मतलब हमारा कैजुराना, हमारा प्रिय ट्री। अब मैं लाइन टू लाइन बात करता हूँ। लाइक अ ह्यूज पाइथन, अच्छी खासी कविता है। पाइथन शब्द आया है अजगर के लिए। वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, एक बड़ा सा कैजुराना ट्री है, उसके ऊपर कोई बेल आगे आएगा लाइन में कि कोई बेल है, वो पूरी तरीके से लिपटी हुई है और बिल्कुल उसको जकड़ रखा है उस पेड़ को, किस तरह, जैसे कोई अजगर हो। वाइंडिंग राउंड एंड राउंड द रग्ड ट्रंक, तो रफ खुरदरा टाइप का जो ट्रंक है, जो तना है, उसको घेर रखा है उस बेल ने, इंटेंडेड डीप विथ स्कार्स। और जब इस तरह कोई लता, कोई बेल पेड़ को घेर लेगी और इस तरीके से जकड़ लेगी तो कुछ स्कार्स, कुछ निशान पड़ जाएंगे। अप टू इट्स वेरी समिट, समिट का मतलब होता है शिखर, समिट का मतलब शिखर, नियर द स्टार्स मतलब उस पेड़ के ऊपर तक उस बेल ने उसको जकड़ रखा है, नियर द स्टार्स। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा एक्सेजरेशन टाइप किया गया है कि मतलब वो पेड़ के उच्चतम पॉइंट पे जब उसने जकड़ रखा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तारों से मिल रहा है, ऐसा कवि का मानना है। चलिए, तो इतना ऊंचा तो पेड़ नहीं होगा, पर ये जस्ट शब्दों की बात होती है। अ क्रीपर, क्रीपर उसी बेल के लिए आया है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कुछ कुछ इस तरह लपेटती हुई, मतलब उस पेड़ को ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इन हुज एम्ब्रेसेस, एम्ब्रेस का मतलब ही होता है गले लगाना, लिपटना। तो मैं कह रहा हूं ना कि एक क्रीपर है, बेल है, जो उस कैजुराना ट्री को लपेटे हुए है। चलिए, नो अदर ट्री कुड लिव,
और इस मतलब तरह से उसको जकड़ रखा है कि अगर कोई और पेड़ होता तो वो सर्वाइव भी नहीं कर पाता। बट गैलेंटली, गैलेंटली शब्द आता है बहादुरी के लिए, बट गैलेंटली द जायंट, विशाल, ये जो ट्री है कैजुराना का ट्री, वियर्स द स्कार्फ, मतलब वो उसको सह पा रहा है, मतलब उसको जकड़ रखा है उस कैजुराना ट्री को। पर ये जो हमारा कैजुराना ट्री है जो तोरूदत्त की यादों में है या तोरूदत्त की स्मृति में है, उस ट्री का बहुत बड़ा आकार है और उसने उसको जैसे कोई स्कार्फ लपेट रखा हो, उस बेल को अपने ऊपर इस तरह लपेट रखा है। एंड फ्लावर्स आर हंग, और वहां पर हमको जो चित्र दिखाई दे रहा है, जो उनकी स्मृति, उनके मानस में जो चित्र है, उसमें कुछ फ्लावर जो क्रिम्सन यानी गहरे लाल कलर के हैं और झुंड में हैं, उसकी शाखाओं पर लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं। वेयर ऑन ऑल डे आर गेदर्ड बर्ड्स एंड बी, जहां पर चिड़िया और बी पूरे दिन भर आती रहती हैं और इकट्ठी होती हैं। एंड ऑफ्ट, ऑफन, हम ग्रामर में पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं बार बार कि ऑफन का बड़ा प्रयोग होता है और ऑफन बड़ा हिंटिंग वर्ड होता है। एंड ऑफ्ट एट नाइट्स द गार्डन ओवरफ्लोज, और रात के समय में ये गार्डन जो ओवरफ्लो होता है विथ वन स्वीट सॉन्ग, कोई सॉन्ग आता है दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज, जिसका कोई अंत नहीं है, इस तरीके का सॉन्ग सुनाई पड़ता है। संग डार्कलिंग, ये अंधेरे के लिए आता है डार्कलिंग, और एक इंसेक्ट भी होता है, तो आप अर्थ लगा सकते हैं कि रात के समय में आवाजें सुनाई पड़ती हैं, एक स्वीट सॉन्ग की आवाजें जो उस पेड़ से आती है, वाइल मैन रिपोज, जब हम लोग या सारी मानव जाति रेस्ट के मोड में होती है या रेस्ट में होती है। तो पहला जो स्टेंजा है जो 11 लाइन का है, कितनी लाइन है? 11। तो इस तरीके के 5 स्टेंजा हैं, 11 इंटू 5, ये आपके 55 लाइन्स की कविता हो जाती है। अब थोड़ा राइम स्कीम में देखें तो एक बार देख लेंगे तो सब में वही चलेगी। अच्छा, अगर हम ये देखिए वापस इसकी राइम स्कीम की बात करें तो राइम स्कीम आपको दिखाई दे जाएगी। राइम स्कीम के लिए हमें किसी भी लाइन के आखिरी शब्द से लेना देना होता है। तो राउंड, स्कार्स, स्टार्स, बाउंड, गैलेंटली, हंग, अमंग, बी, ओवरफ्लोस, क्लोज और रिपोज। तो आप बिल्कुल देख पाएंगे राउंड ए, बी, स्कार्स और स्टार्स में राइम है, राउंड और बाउंड में है। फिर आप देखेंगे गैलेंटली नहीं है तो सी, फिर आप हंग अमंग में देखेंगे डी, फिर गैलेंटली और बी में वापस है सी, फिर आप देखेंगे ओवरफ्लोस, क्लोज, रिपोज, तीनों नए हैं और तीनों एक जैसे हैं। तो राइम स्कीम जो आप बता पाएंगे वो कह पाएंगे ए बी बी ए सी डी डी सी ई ई ई। तो आगे इसी तरह आप चेक कर पाएंगे। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि 55 लाइन है, 5 स्टेंजा है, 11-11 लाइन के 5 स्टेंजा। तो पहले जो स्टेंजा में हमने थीम देखी कि एक वृक्ष है, कैजुराना ट्री है, और उसके बारे में बताया है, विशाल है, उसके ऊपर कोई क्रीपर, कोई लता उसको लपेटे हुए बहुत ताकत के साथ, पर वो पेड़ भी गैलेंटली उसके बाहर को सह रहा है या उसको बियर कर रहा है। और रात के समय वहां पर संगीत की आवाज आती है जो कभी भी खत्म नहीं होता है, और वो आवाज तब आती है जब मनुष्य सो जाता है या सभी लोग सो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले स्टेंजा की। तो अगला स्टेंजा किस तरह काम करता है, अब देखिए, ये देखिए पिक्चर देखिए। अब आप मान लीजिए कोई खिड़की है और वहां से देखा जा रहा है उस पेड़ को, उस वृक्ष को। तो व्हेन माय फर्स्ट कैसमेंट इज, व्हेन फर्स्ट मतलब सुबह सुबह सबसे पहले जब उस खिड़की को पूरी तरह खोला जाता है, एट डॉन, डॉन का मतलब होता है सूर्योदय, माय आईज डिलाइटेड ऑन इट रेस्ट, और जब सुबह सुबह हम भी उठते हैं और हमें प्रकृति दिखाई दे और प्रकृति के दृश्य दिखाई दे, हम बड़े प्रसन्नचित होते हैं। एक अच्छी पंक्तियां भी हम बचपन से सुनते आए इस तरीके की कि पंछियों के शोर से जाना की भोर हो गई, पुलकित हो गए प्राण, आत्मा आनंद विभोर हो गई। तो यहाँ पर भी पंछियों का शोर भी हमें सुनाई देगा, उनकी आवाजें सुनाई देगी। माई आईज डिलाइटेड ऑन इट्स रेस्ट समटाइम्स एंड मोस्ट इन विंटर, विंटर मौसम की बात कर रहे हैं। ऑन इट क्रेस्ट मतलब सबसे जो ऊपरी डाली होती है टॉप पर, वहां पर एक ग्रे बबून, बबून एक मंकी की प्रजाति हो जाती है, तो एक बबून सबसे ऊपर वाली डाली पर बैठा हुआ है, कैसे? एक स्टेच्यू की तरह बैठा हुआ है, और किसको देख रहा है? सनराइज को। ऑन इट्स क्रेस्ट अ ग्रे बबून सिट्स स्टेच्यू लाइक अलोन वाचिंग द सनराइज। और उसके नीचे की शाखाओं पर, बो का मतलब शाखाएं, उसके नीचे की शाखाओं पर उसके फनी मतलब नन्हे मुन्ने
ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चे इधर उधर कूद रहे हैं, जैसा हमने अक्सर ऐसे दृश्य देखे होंगे। और जब भी आप प्रकृति के बीच में होते हो तो इस तरीके के दृश्य आपको दिख जाते हैं। आप कहीं घूमने जाते हो तो गाड़ी में जाते हो भी कोई पेड़ दिखता है और आपको इस तरीके का कोई दृश्य दिख सकता है, जो यहाँ पर खिड़की से बाहर देखने पर दिखाई दे रहा है। एंड फार नियर कोकिला, जो मैं बोल रहा था ना, पंछी स्वागत कर रहे हैं किसका, एक नए दिन का। एंड टू देयर पास्चर्स वेंट अवर स्लीपी काउस, और सुबह सुबह गाय भी पास्चर्स चारागाह की तरफ जा रही हैं, गुजर रही हैं, उस तरफ जा रही हैं। और स्लीपी हैं, सुबह सुबह है तो थोड़ा सा। एंड इन द शेडो, और इस पेड़ की शेडो में एक टैंक है बड़ा सा, जिसके अंदर आपको वाटर लिलीज नजर आएंगे। तो एक बड़ा सा टैंक है और इसके ऊपर इस ट्री, जो कैजुराना ट्री है सफेद भूरा, उसकी छाया पड़ रही है। और इस ट्री के अंदर बहुत सारे वाटर लिलीज का जमावड़ा है, और वो जमावड़ा ऐसा लगता है जैसे स्नो एनमास्ड, जैसे बर्फ का जखीरा हो या बहुत सारा बर्फ वहां पर इकट्ठा कर दिया गया हो। तो देखो जहां जहां भी शुरू से लेकर आखिर तक लाइक आ रहे हैं, वहां आप नोटिस कीजिएगा सिमिली का बड़ा इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर इस कविता में आप सिमिली देख सकते हैं, कहीं कहीं पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, इस तरीके के फिगर ऑफ स्पीच भी आप देखेंगे। और राइम स्कीम मैंने आपको बताई दी। और ये सेकंड स्टेंजा यहाँ पर खत्म होता है, जिसमें बात की जा रही है कि इस खिड़की से देखने पर कैसा सामने का नजारा है। अभी तक मूल बात नहीं है, मूल बात अब थर्ड स्टेंजा में होगी कि क्यों क्यों ये कविता लिखी गई, कारण क्या है कि इसी ट्री के ऊपर लिखी गई, या अल्टीमेटली जो सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम है वो क्या है। तो अब हम थर्ड स्टेंजा देखें। अब तोरूदत्त बता रही हैं, बट नॉट बिकॉज ऑफ इट मैग्निफिसेंस। अब ये मैंने बोला कि वृक्ष बहुत बड़ा है, भव्य है, इसकी तारीफ के बारे में बताया गया कि भाई इतने इतने इसके अंदर गुण हैं। तो वो ये कह रही कि ये मैग्निफिसेंस है इसके अंदर भव्यता है, इसकी वजह से ये मेरा क्लोज नहीं है। ये अच्छी बात है कि उसके अंदर मैग्निफिसेंस है, बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस। आत्मा को इसलिए प्रिय नहीं है, उसकी आत्मा को किस लिए प्रिय है वो ये बताना चाह रही हैं। बीनीथ इट वी का मतलब हम, मतलब पोइटेस और उनके कंपेनियन, उनके भाई बहन, उनके साथी कभी उस जगह पर खेले थे। 2 years में रोल, हालांकि उस बात को भी समय गुजर चुका है, उन्होंने कविता बाद में लिखी होगी, तो तब उनको बीती हुई यादें आ रही है, जो मैंने शुरू में बोला था ना कि बचपन का जमाना याद आ रहा है। ओ स्वीट कंपेनियंस, तो अपने कंपेनियंस को भी याद कर रही हैं, साथियों को। लव विथ लव इंटेंस, तो वो अपने कंपेनियन से भी असीम प्रेम रखती हैं, और उस पेड़ से भी इसी वजह से प्रेम रखती है कि उसकी साए तले, उसकी शाखाओं के नीचे, उसकी छाया में उनके बचपन की बहुत अच्छी और मधुर स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। फॉर योर सेक्स शेल द ट्री बी एवर डियर, और चूंकि वो कंपेनियन के प्रति गहरी प्रेम भावना रखती है, तो इस वजह से पेड़ भी उनका हमेशा क्या बना रहेगा, डियर बना रहेगा, क्योंकि अपने भाई बहनों और अपने साथियों की इमेजेस के साथ पेड़ की इमेजेस मतलब मिक्स हो चुकी हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि भाई जब भी वो अपने भाई बहनों को याद करती है, कैजुराना ट्री उनको याद आता है, और जब कैजुराना ट्री की बात करती हैं तो उनको अपने भाई बहन याद आते हैं। तो बिल्कुल वो मिक्स हो चुकी हैं। इट शैल अराइज इन मेमोरी, वो उनकी यादों में बना रहेगा जब तक कि टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माई आईज। हॉट टीयर्स, आंसू की बात हो रही है। हॉट मतलब गर्म, हम बोलते हैं रिश्तों में गर्माहट मतलब करीबी, या जैसे बोलते हैं ठंडापन। ठंडापन मतलब हम वो रिश्ते को उतनी गहराई से महसूस नहीं कर रहे हैं, तो जब तक उसकी आंखों में वो यादों की स्मृति की वजह से टीयर्स आ जाते हैं, और आईज होता है ना कि भाई आंसू आ रहे हैं तो थोड़ा धुंधला दिख रहा है इस तरीके से, तो जब तक उसकी आंखों में ये टीयर्स आ नहीं जाते तब तक, और वो उसको मतलब महसूस नहीं कर पाती, तब तक ये यादें उसके अंदर बनी रहेगी। व्हाट इज दैट डच? डच का मतलब होता है शोक गीत। अपन ने एलिजी पढ़ी थी, एलिजी में शब्द आया था, टर्म आई थी डच। तो व्हाट इज दैट डच लाइक मरमर? मरमर का मतलब होता है बुदबुदाना। तो अब वो सॉन्ग सुनाई दे रहा है वापस कोई उनको, तो व्हाट इज दैट डच लाइक मरमर दैट आई हियर लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन अ शिंगल बीच। अब शिंगल एक अच्छा शब्द है, समुद्र के वहां जो गोल पत्थर होते हैं उनके लिए यूज में आता है। डोवर बीच में भी ये शब्द आया था, आपका वीडियो डाल रखा है मैंने। तो जैसे शिंगल बीच पर सी होता है, तो जो आपका लहरें जाती हैं और बीच पे टकराती हैं तो एक आवाज आती है, और यहाँ थोड़ी सी वो डच की बात करें क्योंकि वो उनकी यादों की वजह से, और जब वो
उनके सामने नहीं है और वो थोड़ा सा दुखी हो जाती हैं, तो थोड़ा सा वो फीलिंग आ रही है। तो जैसे लहरें जाके उस बीच पर टकराती है, उन पत्थरों से टकराती है, उसी तरीके का कोई साउंड आ रहा है, कोई आवाज आ रही है। इट इज द ट्रीज लेमेंट, और ये ट्री का क्या है, विलाप है, मतलब अपने जो दर्द को ट्री के लेमेंट से जोड़ती हुई बात कर रही हैं। एन एरी स्पीच, कुछ अजीब सा स्पीच सुनाई देता है, दैट हैप्पली, शायद, टू द अननोन लैंड मैरिज, जो किसी अननोन जगह पर पहुंच रहा होगा, क्योंकि वह फॉरेन चली गई थी, तो वो संभवतः वहां की बात कर रही होगी कि जो ट्री बचपन में था उसके दर्द और उसकी दर्द से भरी आवाजें उस अननोन लैंड तक भी पहुंच चुकी होगी। तो संभवतः वो जब फ्रांस में होगी या और किसी यूरोप की जगह पर होगी, उन्होंने ये पोएट्री लिखी होगी। चले, तो ये आपका थर्ड स्टेंजा हुआ, ये भी 11 लाइन का है। अब ये देखिए, जो पिछला स्टेंजा था उसमें हमने बात की कि वो जो लेमेंट है, वहां पर छोड़ा हमने बात को, वो जो लेमेंट है वो सुनाई दे रहा है किसी आपके अननोन लैंड तक, दूर तक। अब अगले स्टेंजा में बात करें, अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ। अब यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है कि अननोन भी कह रहे हैं और वेल नोन भी कह रहे हैं, तो कोई चीज अननोन हो सकती है, और जब हम विश्वास के नजर से देखें, आस्था के नजर से देखें, अपनी भावना के नजर से देखें, तो वो भी इसी तरीके से देख रही हैं, तो उनके लिए वो लेमेंट अपना अननोन नहीं है, वो नॉन है। ओह, आई हैव हर्ड, उन्होंने सुना है, दैट वेल, वेल का मतलब वही लेमेंट, विलाप, फार अवे, दूर तक, इन डिस्टेंट लैंड, दूर, बाय मेनी शेल्टर्ड बे, जो शांत खाड़ी होती है वहां पर सुना है। व्हेन स्लम्बर्ड इन हिज केव द वाटर रेत, स्लम्बर्ड का मतलब झपकी लेना, केव गुफा, वाटर और रेत, रेत का मतलब एक तरीके से साया। तो एक तरीके से हम माने भावनाओं को समझे, भावार्थ समझे, कि एक तो होता है कि भाई यादें सुषुप्त अवस्था में होती है, हमारे सबकॉन्शियस में कहीं कुछ यादें हैं, पर उन्होंने उस भावना को, उस संगीत को, उन यादों को, उन मेमोरीज को, उन मेमोरी के साय को, मतलब उसके एहसास को, दूर किसी लैंड में भी, दूर किसी जगह पे भी, भले ही वो अपने देश से दूर किसी जगह पर है और वहां पर किसी बीच के वहां है, वहां पर भी वो उसको महसूस कर पा रही हैं। एंड द वेव्स, जब वो वेव जेंटली किस्ड द क्लासिकल शोर, मतलब जब वो वेव्स क्लासिकल शोर, शोर का मतलब किनारे पर जाती हैं, वो फ्रांस का हो सकता है या इटली का हो सकता है, और कुछ कुछ डॉवर बीच जैसी दृश्य कल्पना हो रही है, बीनीथ द मून, चंद्रमा भी है वहां पर और चांद के नीचे, और व्हेन अर्थ ले ट्रांस्ड इन अ ड्रीमलेस सून, जहां पर अर्थ बिल्कुल क्या है, सोई अवस्था में, सून का मतलब भी वही होता है, सोने वाली अवस्था, निद्रा वाली अवस्था। तो जहां पर हम कहें कि धरती फैली हुई है और सारा माहौल जो है वो एक तरीके से क्या है, सुषुप्त है, परंतु वहां पर भी वो उस आवाज को महसूस कर पा रही हैं। कौन, तोरुदत्त। चलिए, एंड एवरी टाइम द म्यूजिक रॉस, और हर बार जब वो म्यूजिक उत्पन्न होता है, बिफोर माइन इनर विजन, मतलब पोएटेस के इनर विजन में, मतलब उनकी अंतर्दृष्टि में, उनके अंदर भी वो कोई म्यूजिक महसूस करती हैं। रोज अ फॉर्म सबलाइम, जो कि उत्कृष्ट है, और वही जो है वो ट्री से जुड़ा हुआ है, एज इन माई हैप्पी प्राइम, और जो बचपन में यादें थी या बचपन के जो उनके अनुभव थे, जो हैप्पी प्राइम में थे, वो उनको दिखाई देते हैं इन माई ऑन लव नेटिव क्लाइम, क्लाइम का मतलब क्लाइमेट। तो जो बचपन के क्लाइमेट या बचपन में जहां वो रहती थी उस जगह के क्लाइमेट में उनको जो महसूस होता था, वो आज भी उनको महसूस हो रहा है, ये इसका भावार्थ है। क्लियर। तो जो थर्ड स्टेंजा है उसमें उन्होंने बात की है कि दूर किसी जगह पर, अपने देश से कहीं दूर किसी जगह पर कोई लैंड है, वहां पर भी उनको वही एहसास हो रहे हैं, वही फीलिंग वो महसूस कर पा रही हैं, और ऐसा उनको लग रहा है कि वो यादें उनके आसपास अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। चलिए, अगली बात करते हैं फोर्थ स्टेंजा की। फिफ्थ स्टेंजा आपका आ गया है। देयरफॉर आई फैन, फैन का मतलब प्रसन्न होने के लिए, वुड कंसिक्रेट अ ले, ले आप कह सकते हैं लिरिक्स सॉन्ग या कोई संगीत सॉन्ग के लिए कह सकते हैं, गीत के लिए। तो वो खुशी खुशी एक गीत अर्पित करना चाहेंगी अनटू दाय ओनर, दाय ओनर किसका, उस कैजुराना ट्री का। बिलव्ड ऑफ दोस हु नाउ इन ब्लेस्ड स्लीप फॉर ए रिपोज, ये सदा जो नींद में चले गए हैं, कौन, उनके कंपेनियन जो अब नहीं हैं, और
उनकी वजह से ही तो ये पेड़ उनको क्या है, विशेष तौर पर प्रिय है। तो वही लाइन देखो, देयर आई फैन वुड कॉन्सिक्रेट अ ले, मैं तुम्हारे लिए गीत अर्पित करना चाहूंगी तुम्हारे सम्मान में ट्री, बिलवेट ऑफ दोज हु नाउ इन ब्लेस्ड स्लीप फॉर आई रिपोज डियरर देन लाइफ टू मी। तो वो लोग जो अब नहीं है जीवन में, पर वो बचपन की यादें और वो लोग जो बचपन से जुड़े हुए थे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्रिय हैं, उनकी वजह से ये कैजुरहाना ट्री भी उनको प्रिय है। तो वो उस ट्री की लिए और ट्री के बारे में बताते हुए कुछ लिखना चाहेंगी। अलास वर्दे, तो अलास आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो तब भी हम पढ़ते हैं कि थोड़ा दुख के लिए शब्द आता है वर्दे, वो लोग जो थे। Mayst thou be numbered when my days are done with deathless tree like those in बोरोडेल। अब वर्ड्सवर्थ की आप पढ़ना है कविता, उसमें भी ये बोरोडेल का जिक्र आता है। और यू ट्रीज आप पढ़ना, तो यू ट्रीज जो थे उनको अमर बना दिया गया पंक्तियों के द्वारा, तो उसकी बात की जा रही है। तो मे देश यू बी नंबर्ड व्हेन माय डेज आर डन विद डेटलेस ट्रीज लाइक दोज इन बोरोडेल। तो जैसे वो जो यू ट्रीज थे वो अमर हो गए, वैसे ही जब वो लिरिक्स लिखेगी किसके लिए, कैजुराना ट्री के लिए, तब वो भी क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। आगे की लाइंस में आ रहा है, अंडर हुज आफुल ब्रांचेस, जिसकी टूटी फूटी ब्रांचेस ने भी क्या कर दिया, लिंगर्ड का मतलब विलंबित कर दिया है, कहीं ना कहीं रोक दिया। पेल, पेल आता है थका हुआ, पीला या कुछ कमजोर सा, क्षीण जो हो जाए। तो यहाँ पर जो पंक्तियां आ रही है, अंडर हुज ऑफुल ब्रांचेस लिंगर्ड पेल फियर ट्रेमलिंग हॉप, तो यहाँ इन्वर्टेड कोमा में देखो दिख रहा है, लगा हुआ है वैसे तो। फियर की बात की, ट्रेमलिंग हॉप डर जो आशाओं को कंपित कर देता है, डेथ एक ढांचे के समान, एंड टाइम द शेडो। तो कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रही है कि जो वर्ड्सवर्थ की पंक्तियां थी वो आप अलग से अपन कभी बात कर लेंगे, पर वो ये कहना चाह रही है कि इस पेड़ के बारे में कुछ इस तरह लिखेंगी कि वो पेड़ भी क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा, और वो क्या कर देगा, जो भी ऐसी चीजें हैं जो खत्म होने वाली हैं उनको क्या कर देगा, रोक देगा, ठहराव की स्थिति में ला देगा। चलिए, एंड टाइम द शेडो एंड दो वीक द वर्ड्स, और कह रही है कि हो सकता है मेरे शब्द कुछ कमजोर हो, मेरी पोएट्री कुछ कमजोर हो, दैट वुड दाई ब्यूटी फैन ओ फैन, और हो सकता है मैं उतने अच्छे से उसको रिसाइट, उसको व्यक्त ना कर पा रही हूँ, फिर भी उनका मानना है मैं लव डिफेंड दी फ्रॉम ऑब्लिवियन कर्स। ऑब्लिवियन का मतलब होता है विस्मृति, किसी चीज को हम भूल जाते हैं, तो वो यही कहना चाह रही है। शेक्सपियर की भी मैंने कविता डाल रखी है, आप देखिएगा, उस सोनेट डाल रखा है, उसमें आप देखिएगा इसी तरीके की बात होती है कि अब ये जो कह रही है कि मैं ये जो पंक्तियां लिखूंगी वो तुम्हें विस्मृत नहीं होने देगा, ऑब्लिवियन कर्स से बचाएगा, मतलब तुम क्या हो जाओगे, अमर हो जाओगे इन पंक्तियों के माध्यम से। और ऐसी फीलिंग्स कई सारी पोएट्री में आप अलग अलग शब्दों के माध्यम से देखते हो। चलो एक बार मैं सारा रिकॉल कर देता हूँ, बड़ी कविता है। हाँ, तो 2-4 मिनट में अपन रिकॉल कर लेते हैं। कविता में जो भाव आ रहा है वो आ रहा है कि तोरू दत्त अपने बचपन से जुड़ी यादों को व्यक्त कर रही है। फर्स्ट स्टेंजा शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक ट्री है, उसके बारे में बात हो रही है, और उसको एक बेल यूं लपेटे हुए है जिसकी बात हो रही है, और इस तरह लपेटे हुए कि बहुत मुश्किल से अगर कोई और ट्री होता तो सर्वाइव कर पाता, पर ये वाला ट्री सर्वाइव कर पा रहा है, तो इसकी बहादुरी वाली बात तो है ही है। और थोड़ा सा वहां से जो एक म्यूजिक निकलता है उसकी भी, स्वीट सॉन्ग की भी बात हो रही है। फिर सेकंड में जो बात हो रही है वो बता रही है कि खिड़की से देखने पर, जो खिड़की खोली जाती है तो क्या दृश्य सुबह सुबह का, जो हमारे यहाँ भी हम जाएं, सड़क पे जाएं या कभी ऐसी दूरस्थ स्थानों पे जाएं तो ऐसा दृश्य आमतौर पे दिख ही जाता है। उस दृश्य की बात कर रही हैं जिसमें थोड़ा पंछी भी हैं और प्राकृतिक वातावरण है, उसकी बात कर रही है, वाटर लिलीज हैं। फिर तीसरे में बता रही है कि ये क्यों उनको प्रिय, और प्रिय होने की वजह भी बता रही है, और यादों से भी उनको जोड़ रही है। और चौथे में वो बात करें, चौथे स्टेंजा में, कि वो जो वेलिंग है, वो जो लेमेंटिंग है, वो उनको सुनाई दे रहा है, और वो उस वेलिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं वो मेमोरीज की ही बात कर रही है बार बार। चलिए, फिर लास्ट में वो कह रही है कि मैं कुछ लिखूंगी ऐसा कि इस ट्री को अमर बना दूंगी, इस ट्री के माध्यम से अपने कंपेनियन से जुड़ी अपनी यादों को अमर बना दूंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कविता समझ में आई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू।